बच्चों, स्वागत है आपका आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय के बारे में। तो गॉस की प्रमेय का जो कथन है उसको समझते हैं सबसे पहले। तो गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, थ्योरम। तो बच्चों गॉस की प्रमेय का कथन क्या है? जैसे ये कोई आवेश है और इस आवेश के चारों ओर हम एक बंद पृष्ठ खींचेंगे। इस आवेश के चारों ओर हम एक बंद पृष्ठ खींच रहे हैं। आवेश Q के चारों ओर एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं। ये किसी भी आकार का कोई एक बंद पृष्ठ है। तो बच्चों आवेश Q के चारों ओर ये किसी भी आकार का कोई बंद पृष्ठ है। अब ये आवेश है तो इस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। ये त्रिविमीय आकार का कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ है। अब बच्चों इस बंद पृष्ठ से इस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होकर गुजर रही हैं। तो ये किसी भी आकार का बंद काल्पनिक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से इसके भीतर रखे आवेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही हैं। बच्चों जब हम कोई आवेश लेंगे और उस आवेश के चारों ओर कोई बंद पृष्ठ खींचेंगे तो उस बंद पृष्ठ से इस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होकर गुजरेंगी। तो आवेश के चारों ओर खींचे गए इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्याएं गुजर रही हैं, इन्हें हम इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो गॉस के कथन हमें, गॉस के प्रमेय के कथन में हमें यही सीखना है कि इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान कितना होगा। तो बच्चों ये मान होता है इस बंद काल्पनिक पृष्ठ के भीतर रखे आवेश Q का 1/ε0 गुना। तो जो बाहर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो Q/ε0 होगा। क्लियर बच्चों? तो भीतर जो रखा है इसके आवेश Q, उसकी वजह से, उसके कारण से इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से बाहर जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो इसके भीतर के आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। और वैद्युत फ्लक्स का जैसे कि मात्रक हम लोगों को पता है न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर बच्चों? तो किसी भी आकार के बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कोष्ठक में फाई कॉमा उस बंद काल्पनिक पृष्ठ के भीतर रखे आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चों यही कथन अगर हम गणितीय रूप में लिखें, गणितीय रूप में, तो इस बंद काल्पनिक पृष्ठ के भीतर जो आवेश रखा है Q, उसके कारण इससे जो बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है फाई, वो Q का 1/ε0 गुना है। अब बच्चों यहीं पर अगर हम लोग कुछ नोट समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ के भीतर एक नहीं अनेक आवेश रखे हैं। जैसे ये कोई पृष्ठ है और इसके भीतर Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 करके ऐसे 5 बिंदु आवेश रखे हैं। तो इस स्थिति में बच्चों इस बंद पृष्ठ से बाहर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान क्या होगा? क्लियर? तो मतलब जब एक आवेश ना हो अनेक आवेश हो तो ऐसी स्थिति में बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो इसका एक
पॉइंट ये भी है कि मान लीजिए अगर एक बिंदु आवेश है तो उस आवेश का 1/ε0 गुना अगर इस बंद पृष्ठ के भीतर ऐसे कई आवेश रखे हैं तो बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों हमें क्या करना होता है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है तो हमें इस बंद पृष्ठ के भीतर रखे सभी आवेशों का बीजगणितीय योग कर लेना है। तो बीजगणितीय योग करेंगे तो सिग्मा क्यू बराबर क्या बनेगा, +Q1 -Q2 +Q3 -Q4, चिन्ह सहित योग कर देंगे इनका और +Q5। तो बच्चों ये निकल आएगा सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। और फिर हम इसमें जो है इस कुल आवेश जो इस बंद पृष्ठ के भीतर है उसका 1/ε0 टाइम्स कर देंगे। तो ये हमारा इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट इनटू मीटर हमारा बन जाएगा। क्लियर बच्चों। अच्छा इसी में एक नोट और ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो हमारा बंद पृष्ठ है इसके भीतर आवेश रखे हैं, मान लीजिए ये क्यू आवेश हम रख देते केवल एक ही, अनेक के केस में हम लोग सिग्मा क्यू करके निकाल लेंगे। तो इससे बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स तब क्या होगा जब इस आवेश के चारों ओर एक परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो। इस आवेश के चारों ओर एक परावैद्युत माध्यम के भरा हो, ठीक है, परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक माध्यम जिसका परावैद्युतांक के हो, अगर वो उपस्थित है बच्चों तो उस स्थिति में इसका परावैद्युतांक के है तो उस स्थिति में इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो हमको ध्यान देना होगा वो फाई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो बच्चों बड़ा आसान सा स्टेटमेंट है कि किसी भी आवेश के चारों ओर लिए गए बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ के भीतर रखे आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। और अगर बंद पृष्ठ के भीतर कई आवेश रखे हैं तो हम समस्त आवेशों का पहले बीजगणितीय योग ले लेंगे, फिर उसका 1/ε0 गुना कर देंगे। और अगर बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश Q रखा है और उस Q आवेश के चारों ओर एक परावैद्युत माध्यम है, जैसे जल है या कांच, कोयला, लकड़ी, मिट्टी जो भी हो उस आवेश के चारों ओर, तो ऐसी स्थिति में उस आवेश के कारण उसके चारों ओर जो बंद पृष्ठ है उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो वो हमारा होगा सिग्मा Q/ε0 के। क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा गॉस की प्रमेय का कथन। नोट कर लीजिए बच्चों, एक बेहतर नोट्स बनाते चलिए। ये पूरा कंप्लीट कोर्स है और इसमें पूरा जो है आपको सिलेबस कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। और रेगुलर हमारी वीडियोज रात 9 बजे तक आती हैं और चैनल में आप जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और वीडियो को आप लाइक कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उनको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं आगे कि इस का उत्पत्ति क्या होगा, हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे। किसी भी आवेश के चारों ओर खींचे गए बंद पृष्ठ के बाहर निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ के भीतर रखे आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इस गॉस की प्रमेय की हम लोग उत्पत्ति कर लेते हैं। तो इसके प्रूफ को समझेंगे कि कैसे सिद्ध किया जाता है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी आवेश के चारों ओर बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद काल्पनिक पृष्ठ के भीतर रखे आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इस बात को हम लोग सिद्ध करेंगे। गॉस की प्रमेय का जो प्रूफ है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उत्पत्ति क्या होगी गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति प्रूफ। तो बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बिंदु आवेश, बिंदु Q, बिंदु O पर रखा एक बिंदु आवेश Q, फिर इसके चारों ओर एक खींचेंगे बंद काल्पनिक पृष्ठ। क्लियर बच्चों। और इस बंद काल्पनिक पृष्ठ में हम एक बिंदु P ले लेते हैं। तो बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है वो हमारी स्मॉल r है। अब यहां पर एक कूलम का आवेश रखेंगे तो धन धन को प्रतिकर्षित करेगा, तो जो बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही वेक्टर E। क्लियर बच्चों। अब बिंदु P के चारों ओर एक अति सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेंगे, एक छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेंगे और इसका नाम हमने रख दिया वेक्टर dA। अब बच्चों बिंदु P के चारों ओर जो अति सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है हमने वेक्टर dA, तो उसकी दिशा और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कोण मान लीजिए सपोज दैट है, वो हमारा कोण है यहां पर थीटा। तो बच्चों वेक्टर dA के दो घटक बनेंगे, एक बनेगा dA cos थीटा जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा,
और दूसरा कोण बने, दूसरा जो घटक बनेगा वो वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में होगा डी ए साइन थीटा। तो बच्चों वेक्टर डी ए का जो घटक वेक्टर ई के अनुदिश है, अर्थात बिंदु ओ से पी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, उसके द्वारा बिंदु ओ पर मतलब केंद्र पर जो आंतरिक घनकोण होगा, मान लेते हैं कि वो हमारा डी ओमेगा है। क्लियर बच्चों? तो ये इसके द्वारा जो डी ए कॉस थीटा वाला अवयव है, इसके द्वारा जो बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण है वो हम मान रहे हैं कि वो आंतरिक घनकोण हमारा डी ओमेगा है बच्चों। क्लियर? तो ये वाला जो घनकोण है हमारा वो डी ओमेगा है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है और वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश अर्थात वेक्टर आर के अनुदिश जो हमारा क्षेत्रफल का घटक है वो डी ए कॉस थीटा आ रहा है बच्चों। और डी ए कॉस थीटा द्वारा बिंदु ओ पर जो आंतरिक घनकोण है वो हमारा डी ओमेगा बन रहा है। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं कि बिंदु ओ पर रखे आवेश Q से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं बच्चों, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आने वाली है कैपिटल E इक्वल टू वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों बिंदु O पर आवेश Q रखा है, बिंदु P पर 1 कूलम आवेश मान लेते हैं। इस Q आवेश द्वारा 1 कूलम आवेश पर जो बल होगा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उस बल की जो दिशा होगी वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। क्लियर बच्चों? तो यहां पर कूलम के नियम के अनुसार Q गुणे 1 दोनों आवेशों का गुणनफल कर देते हैं, Q गुणे 1 और बटे बीच की दूरी का वर्ग कर देते हैं, तो R स्क्वायर और Q गुणे 1 जो हमारा बनने वाला है वो Q ही रहेगा। तो बिंदु O पर रखे आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर है, न्यूटन प्रति कूलम, और उसकी दिशा होगी बिंदु O से P की ओर। तो दिशा कहां होगी बच्चों? बिंदु O से P की ओर। अब चूंकि बच्चों पूरे पृष्ठ पर अलग अलग बिंदुओं को अगर हम देखें तो पृष्ठ पर अलग अलग बिंदुओं की बिंदु O से जो दूरियां हैं वो भिन्न भिन्न है, इसलिए अलग अलग बिंदुओं पर जो पृष्ठ के अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अलग अलग है। क्लियर बच्चों? तो अब हम बिंदु P के चारों ओर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि इस छोटे से क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत है, इसलिए बिंदु P के चारों ओर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत है तो इस बिंदु P के चारों ओर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल से निर्गत हम वैद्युत फ्लक्स भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो बनेगा बच्चों, कुल वैद्युत फ्लक्स ब्रैकेट में d फाई निम्न प्रकार होगा। क्या बनने वाला है मेरे बच्चों? ये वैद्युत फ्लक्स d फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। क्लियर? तो अब इसको लिख देंगे d फाई इक्वल टू E dA cos थीटा। अब बच्चों हमारा जो समीकरण 1 है इससे हम Q का मान रख देते हैं, E कैपिटल E का, सॉरी समीकरण 1 से कैपिटल E का मान रखने पर, तो यहां पर हम मान रखेंगे तो ये क्या बनने वाला है? ये हमारा G फाई जो है इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या जो इस Q आवेश की बाहर निकल रही है उसकी, तो वो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या D फाई जो हमारा आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E का मान रखेंगे समीकरण 1 से, Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू DA cos थीटा अपॉन DA cos थीटा। क्लियर बच्चों? तो E का मान रखने के बाद यहां पर आप देखिए DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर जो हमारा बन रहा है वो D ओमेगा है। तो अब बिंदु O पर क्षेत्रफल वेक्टर dA के घटक DA cos थीटा का जो आंतरिक घनकोण है, का आंतरिक घनकोण जो बनने वाला है बच्चों, घनकोण d ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर रखने पर, तो यहां पर हम DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर रख देते हैं। तो d फाई इक्वल टू हमारा बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये Q को यहां लिख देते हैं इनटू डी ओमेगा। अब बच्चों हम छोटे से क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हमने ज्ञात कर लिया, तो पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स के लिए, इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए, बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए, पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या कर देंगे, इस अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का समाकलन कर देंगे। तो बच्चों बंद काल्पनिक पृष्ठ से, बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो हमारा बनने वाला है, कुल वैद्युत फ्लक्स, वो क्या होगा, वो होगा फाई इक्वल्स टू समाकलन डी फाई, बंद पृष्ठीय समाकलन डी फाई। अब यहां पर इसका मान रख देंगे, पृष्ठ में समाकलन हो रहा है तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच अदिश गुणनफलों का योग करना है, छोटे छोटे क्षेत्रफलों का। तो वो हमारा बन गया Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब बच्चों Q/4πε0 नियत है, इसको बाहर ले लेंगे, बंद पृष्ठीय समाकलन डी ओमेगा। अब बच्चों ये देखिए कि किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा, ठीक है, बंद पृष्ठ के द्वारा, यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो बंद पृष्ठ के द्वारा उस पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर आंतरिक घनकोण होता है वो हमारा 4π स्टेरेडियन होता है। तो इसका जो मान है पूरा वो हमारा 4π स्टेरेडियन बनेगा। तो इसके मान को रखने पर ये बन जाएगा Q/4πε0 इंटू 4π। अब बच्चों 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो जो फाई बन के आया हमारा फाई इक्वल्स टू वो हो गया Q/ε0। और यही हमारी गॉस की प्रमेय का कथन है, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट इंटू मीटर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति की है, इसका प्रूफ किया है। और इसको आप बहुत अच्छे समझिए बच्चों, यूपी बोर्ड की परीक्षा, बिहार बोर्ड की परीक्षा, राजस्थान बोर्ड की परीक्षा, ये सभी बोर्ड परीक्षाएं जो हिंदी मीडियम के, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो बच्चों इसको बहुत कायदे से देखिए, इसको नोट कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी पे, एक नोट्स भी बनाते चले बच्चों, क्योंकि रेगुलर बेस की क्लासेस हैं, आपको निरंतर अभ्यास करना है इसमें और लगातार नोट्स भी बनाते रहना है बच्चों, क्योंकि बाद में वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, जल्दी आप इसका पूरा रिवीजन नहीं कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, इसको नोट कर लीजिए। अभी अगर आप नोट नहीं कर पाते तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों इसको, कि चलिए हमको समझ में आ गया कि किसी भी आकार के बंद पृष्ठ के भीतर रखे आवेश Q के कारण उस बंद पृष्ठ से निर्गत जो कुल वैद्युत फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ के भीतर रखे आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर बच्चों? तो अब इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय की सहायता से विभिन्न प्रकार के वैद्युत आवेशों के वितरण का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, मतलब रेखा में आवेश वितरित हो, पृष्ठ में आवेश वितरित हो, तो उनके द्वारा जो है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, किसी वस्तु के पूरे आयतन में आवेश वितरित हो, तो इस तरीके के आवेश वितरण की वजह से जो उनके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका अध्ययन हम लोग गॉस की प्रमेय की सहायता से बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों आओ देखते हैं हम लोग आगे, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी की जा सकती है। तो चलिए गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करते हैं। कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करते हैं। प्रूफ ऑफ क्यूलम्स लॉ, प्रूफ ऑफ क्यूलम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। तो बच्चों यहां पर कूलम्स लॉ की हेल्प से गॉस थ्योरम को प्रूव करने वाले हम लोग। क्लियर? तो भाई कूलम्स लॉ होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहां कोई एक आवेश रखा है Q1 और इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा है Q2, तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला जो बल है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² होता है। और इसी तरह Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर जो बल है वो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² होगा। तो बच्चों इस नियम को हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से
सिद्ध करना है, इसको प्रूव करना है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम पहला आवेश क्यू ले लें, यहाँ पर क्यू नॉट ले ले, तो ये जो हमारे क्वेश्चन बन जाएगा 1/4 क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होने वाला है। एफ इक्वल टू 1/4 क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होने वाला है। तो बच्चों आइए देखते हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस थ्योरम, इसको किस तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने एक आवेश लिया बिंदु O पर Q, और इस आवेश के चारों और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लिया है P। क्लियर बच्चों। तो आवेश Q के द्वारा बिंदु P पर पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या उत्पन्न होगी, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, पहले उसके बारे में हम लोग उसकी जानकारी करेंगे। फिर इसके बाद इसी बिंदु पर हम क्यू नॉट आवेश रख देंगे और फिर उस क्यू नॉट आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल होगा उसकी गणना कर लेंगे, और वैद्युत बल वो जो है कूलाम के नियम के बराबर आ जाएगा। कूलाम के नियम के द्वारा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कूलाम का नियम सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए बिंदु O को केंद्र मानते हैं, बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बिंदु O को केंद्र माना है और बिंदु P से गुजरने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है। तो बच्चों अब ये सी बात है, अगर बिंदु O को केंद्र मानेंगे, बिंदु P से होकर गुजरने वाला गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, तो इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या बनने वाली है वो मेरे बच्चे स्मॉल r ही होगी। तो आइए देखते हैं। तो भाई बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा है और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। अब बिंदु P के चारों ओर एक अति सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं बच्चों। तो बिंदु P के चारों ओर एक अति सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं, क्योंकि गोले का अति सूक्ष्म क्षेत्रफल है जो कि इसके पृष्ठ के अभिलंबित होगा क्षेत्रफल की दिशा। और मेरे बच्चे वेक्टर DA ये बना, वेक्टर E और वेक्टर DA। अब देखो बच्चों यहां पर जो बिंदु O से P को मिलाने वाली रेखा है ये भी गोले पर अभिलंब है, और जो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो भी गोले के अभिलंब है। तो वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों बिंदु P के चारों ओर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर DA से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों जरा ध्यान देना कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो वेक्टर D है, और इस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो वेक्टर E है। तो वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच जो अदिश गुणन होगा वो बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, और वो d फाई इक्वल टू हमारा बनने वाला वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। क्लियर बच्चों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d फाई इक्वल टू E dA cos 0, और यहां पर थीटा 0 हम क्यों ले रहे हैं दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में, बिकॉज वेक्टर E और वेक्टर DA दोनों एक ही दिशा पे है, दोनों ही इस गोले पर अभिलंबवत है। तो जब दोनों की दिशा एक है तो वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो d फाई इज इक्वल टू हमारा बन गया E dA। अब बच्चों इसी को हम लोग आगे और बढ़ा देते हैं, d फाई इज इक्वल टू E dA। अब बच्चों छोटे से क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स आ गया। अगर हमें पूरे गोलीय गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स लेना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, तो पूरे गोलीय गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा हमारा। तो संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो बनने वाला हमारा, कुल वैद्युत फ्लक्स जो बनने वाला है, वैद्युत फ्लक्स निम्न प्रकार है। तो आइए बच्चों इसको देख लेते हैं। निम्न प्रकार है तो वो बनेगा हमारा बंद पृष्ठीय समाकलन d फाई इक्वल टू बंद पृष्ठीय समाकलन E dA। अब बच्चों यहां पर एक चीज देखेंगे कि गोले के केंद्र O से पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु स्मॉल r दूरी पर होगा, अर्थात सममिति के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान नियत होगा। तो बच्चों जब हमारी कैपिटल E का मान नियत है सममिति के कारण हम कह सकते हैं, सममिति के कारण वेक्टर E का परिमाण कैपिटल A पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर नियत है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर नियत है।
तो बच्चों अगर ये पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर नियत है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, डी फाई हमारा बन गया फाई, समाकलन से नियतांक को बाहर ले लेंगे तो ये बन गया वन पृष्ठीय समाकलन डी ए। अब बच्चों देखिए गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो बना हमारा वन पृष्ठीय समाकलन डी ए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर यहां कर देने वाले हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस की प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं, गॉस की प्रमेय से फाई जो होता है किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से बाहर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं Q/ε0, यहां पर लिख देंगे Q/ε0। तो मेरे बच्चों जब यहां पर Q/ε0 लिखेंगे तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी हमें आसानी से, E = 1/4πε0 Q/r²। तो बच्चों ये वेक्टर E न्यूटन प्रतिकूलाम बिंदु O से P की ओर है, बिंदु O से P की ओर। तो मेरे बच्चे हमने क्या किया है, बिंदु O पर रखे आवेश Q के द्वारा स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय की सहायता से इसको ज्ञात कर लिया है। अब अगर हम बच्चों बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं, अगर बिंदु P पर हम किसी आवेश को रखते हैं तो चूंकि बिंदु P पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आई है, तो बिंदु P पर रखे Q0 आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल। तो Q0 आवेश पर लगने वाला जो बल होगा बच्चों वो EQ0 होगा, मतलब जो हमारा F बनेगा यहाँ पर इस आवेश पर जो बल लगेगा बिंदु P पर रखे Q0 आवेश पर जो बल लगने वाला है वो हमारा F = EQ0 होगा। अब इस बल को ज्ञात करेंगे, वो Q आवेश द्वारा बिंदु P पर रखे Q0 आवेश पर लगने वाला बल है, अगर उसका मान कूलम के नियम के बराबर आ रहा है 1/4 Q0/r² आ रहा है तो फिर गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम की उत्पत्ति हो जाएगी। तो बच्चों क्या करना है, बिंदु P पर रखे Q0 आवेश पर आरोपित जो बल है, आरोपित बल जो है उसको हमें ज्ञात करना है, आरोपित बल जो है उसको हमें ज्ञात करना है। तो वो बन जाएगा हमारा F = EQ0 और यहां से E का मान रख देंगे तो F = हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। या यहां पर बच्चों हम लोग एक सूत्र भी उपयोग कर सकते हैं कि बल बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे आवेश होता है। तो यहाँ बल बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखा है और आवेश का मान रखा है, तो ये न्यूटन प्रति कूलम। और अगर इसको सदिश रूप में देखेंगे तो बिंदु O से P की ओर आएगा, बिंदु O से P की ओर आने वाला है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम लोगों ने गॉस की प्रमेय की सहायता से जो कूलॉम का नियम है उसकी उत्पत्ति कर ली है कि कूलॉम के नियम में जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और जो बल है वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये कूलॉम के नियम का एक डेरिवेशन हो गया हमारा कि कूलॉम का नियम F = 1/4 Q/r² कैसे होता है। तो बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये भी बोर्ड परीक्षा में काफी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट से बच्चों रेगुलर क्लासेस होती है, रात 9 बजे आप लोग इसको रोज अटेंड करें और निरंतर एक नोट्स भी बनाते चले बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेते। देखते हैं आगे अपना टॉपिक, गॉस की प्रमेय के नियम के अनुप्रयोग। क्लियर बच्चों? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो बच्चों इससे पहले कि हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को पढ़ें, हम लोगों को देख लेना चाहिए वैद्युत आवेश का वितरण। क्लियर बच्चों? वैद्युत आवेश का वितरण, वैद्युत आवेश का वितरण, वैद्युत आवेश का वितरण, वैद्युत आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कर सकते हैं, अपनी क्लास में बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर एक रोज रात 9 बजे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में क्लास चल रही है। तो बच्चों देखते हैं वैद्युत आवेश का वितरण। ठीक है, तो वैद्युत आवेश को निम्न 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। वैद्युत आवेश को
वैद्युत आवेश को निम्न 3 प्रकार से वितरित किया जा सकता है। 3 प्रकार से वितरित किया जा सकता है, वितरित किया जा सकता है। अब भाई 3 प्रकार, कैसे 3 प्रकार से ही वितरित किया जा सकता है इसको भी समझेंगे बच्चों। तो देखें मेरे बच्चे, वैद्युत आवेश को 3 प्रकार से इसलिए वितरित किया जा सकता है क्योंकि या तो केवल लंबाई वाली वस्तु हो सकती है, या पृष्ठ क्षेत्रफल वाली वस्तु हो सकती है, या कोई आयतन वाली वस्तु हो सकती है। तो वैद्युत आवेश को इस प्रकार से केवल 3 प्रकार से वितरित किया जा सकता है क्योंकि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय वस्तुओं में वैद्युत आवेश को वितरित कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए वैद्युत आवेश का रेखीय वितरण बनेगा, वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण बनेगा और वैद्युत आवेश का आयतनिक वितरण बनेगा। क्लियर? तो 3 प्रकार के वितरण बनने वाले हैं। तो वैद्युत आवेश के रेखीय वितरण की बात करते हैं। वैद्युत आवेश का रेखीय वितरण, इसको कह सकते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बच्चों? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और बच्चों बात कर सकते हैं हम लोग वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण, वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा है हमारा आयतन वाली वस्तुओं में हम लोग वैद्युत आवेश का आयतनिक वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखते हैं बच्चों वैद्युत आवेश का रेखीय वितरण क्या होता है। वैद्युत आवेश का रेखीय वितरण, या अथवा हम लोग इसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, भी इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों वैद्युत आवेश का रेखीय वितरण क्या है। तो जैसे हम वैद्युत आवेश को किसी रेखा में वितरित करें, मतलब कोई ऐसी वस्तु जिसमें केवल लंबाई हो, मतलब बहुत पतला तार, उसमें अगर हम वैद्युत आवेश को वितरित करते हैं। अब वैद्युत आवेश के वितरण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों कि एक रेखा में इस तरह से आवेश अगर वितरित है, अगर एक बहुत पतले तार पर इस तरह से वैद्युत आवेश वितरित है तो उसे कहेंगे हम लोग वैद्युत आवेश का रेखीय वितरण। और यहां बच्चों ये रेखा में आवेश को हमने वितरित कर रखा है तो इसे हम लोग कहेंगे वैद्युत आवेश का रेखीय वितरण। अब बच्चों रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो मान लीजिए इस तार की स्मॉल एल लंबाई पर जो वितरित आवेश की मात्रा है वो Q है। तो बच्चों एकांक लंबाई में जो वितरित आवेश की मात्रा होती है उसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा का रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। रेखीय आवेश घनत्व इनसाइड द ब्रैकेट लैम्डा कहलाती है। क्लियर बच्चों? उसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहां बच्चों आप देख रहे हैं कि एल लंबाई में वितरित आवेश की जो मात्रा है वो Q कूलम है एल मीटर में। तो 1 मीटर में जो आवेश की मात्रा बन रही है वो Q बाई एल कूलम पर मीटर हो जाएगी। तो वैद्युत आवेश का जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व बना, रेखीय आवेश घनत्व जो हमारा बना, आवेश घनत्व वो बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल कूलम पर मीटर होने वाला है। क्लियर? लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल कूलम पर मीटर होने वाला है। और बेटा गॉस की प्रमेय की सहायता से हम लोग इसी रेखीय आवेश वितरण के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र भी स्थापित करेंगे। तो पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हाँ वैद्युत आवेश का रेखीय वितरण कहां पर होता है, किस प्रकार से होता है, और उसके चारों ओर जो उस रेखीय आवेश वितरण में वैद्युत आवेश का रेखीय आवेश घनत्व होगा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों जब ये जानकारी होगी तो हम लोग फिर इस रेखीय आवेश वितरण के आसपास जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको गॉस की प्रमेय की सहायता से आसानी से सीख लेंगे। क्लियर बच्चों? तो आगे देखते हैं हम लोग वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण क्या होता है। पृष्ठ पर वैद्युत आवेश को वितरित करने के लिए करना वैद्युत आवेश का पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। तो आइए देखते हैं वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण किस प्रकार से होगा। जैसे कोई कागज है, पतला कागज, क्लियर, और या कोई गोला है उसके पृष्ठ पर, जैसे कोई चालक गोला है उसके पृष्ठ पर यह आवेश को वितरित किया जा सकता है। उसके भीतर आयतन में आवेश वितरित नहीं हो सकता क्योंकि समान प्रकार के आवेशों के बीच
प्रतिकर्षण के कारण इन चालक पदार्थों में वैद्युत आवेश चल करके उसके पृष्ठ में आ जाता है। तो बच्चों आज बात कर रहे हैं हम लोग वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण। तो देखते हैं नंबर सेकंड पे वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण। वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण, पृष्ठीय वितरण क्लियर। अथवा इसी में हम लोग समझ सकते हैं वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व, वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व, वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो बच्चों और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पतला कागज है या कोई पतली चादर है, चालक मान लो, कुचालक मान लो, और उस चादर के पृष्ठ पर हमने आवेश को वितरित किया है। तो इस प्रकार से आवेश के वितरण को हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण। मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल में वैद्युत आवेश वितरित हो तो उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण। और यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग देखें कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ए क्षेत्रफल में, ए मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो वैद्युत आवेश वितरित किया वो क्यू कूलाम। तो बच्चों किसी भी पृष्ठ वाली वस्तु में वैद्युत आवेश के वितरण को वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण कहते हैं, और एकांक क्षेत्रफल में वितरित वैद्युत आवेश की मात्रा को हम लोग वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण कहते हैं। तो वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, सॉरी। तो वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में जो वितरित वैद्युत आवेश की मात्रा है उसको वैद्युत आवेश का पृष्ठीय वितरण कहेंगे बच्चों। तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल में वितरित वैद्युत आवेश, में वितरित वैद्युत आवेश की मात्रा, वैद्युत आवेश की मात्रा कामा वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है, पृष्ठ घनत्व कहलाता है। क्लियर बच्चों? तो ए मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो वितरित आवेश की मात्रा बच्चों क्यू कूलाम है, तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो वितरित आवेश की मात्रा होगी वो क्यू अपॉन ए कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब वैद्युत आवेश का जो पृष्ठ घनत्व बनने वाला है, वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व जो बनने वाला है सिग्मा, वो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन ए कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो इसी के बाद हम लोग देख लेते हैं वैद्युत आवेश का तीसरा जो प्रकार है वैद्युत आवेश का आयतनिक वितरण या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप समझते हैं बच्चों, तीसरा नंबर केस वैद्युत आवेश का आयतनिक वितरण। क्लियर बच्चों? पूरा पढ़ेंगे हम लोग, पूरा सिलेबस कवर करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में पूरा सिलेबस कवर होगा बच्चों। आप बस केवल पर डे रात 9 बजे क्लास को अटेंड करते रहिए। अथवा वैद्युत आवेश का आयतन घनत्व। तो आयतन घनत्व जो हमारा बनना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो बननी है उसके बारे में भी समझेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग जिस केस पे देखने वाले हैं, तो बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए जैसे मान लीजिए हमारा कोई गोला है, गोला 3 डायमेंशनल शेप का कोई कुचालक गोले की हम बात करें, क्योंकि चालक गोले के पृष्ठ आयतन में आवेश को नहीं रखा जा सकता। इस बात को हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में बहुत अच्छे समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा कोई एक गोला है और जिसे हम कह रहे हैं कुचालक गोला है, और इसके आयतन में हम लोग वैद्युत आवेश को वितरित कर रहे हैं, इसके आयतन में वैद्युत आवेश को वितरित कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चों सपोज दैट हमने इसके V आयतन में क्यू कूलाम आवेश को वितरित किया हुआ है। तो पहली बात तो किसी भी वस्तु के आयतन में वैद्युत आवेश के वितरण को हम लोग वैद्युत आवेश का आयतनिक वितरण कहते हैं। और इस गोले के मान लीजिए सपोज दैट आपने V मीटर क्यूब आयतन में जो आवेश को वितरित किया वो क्यू कूलाम है। तो बच्चों बताइए 1 मीटर क्यूब आयतन में आवेश जो वितरित हुआ वो कितना है? Q बाई V कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो आवेश वितरित है इस गोले के, तो बच्चों वो हमारा वैद्युत आवेश का आयतन घनत्व बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि एकांक आयतन में वितरित वैद्युत आवेश की मात्रा, वितरित वैद्युत आवेश की मात्रा कामा वैद्युत आवेश का आयतन घनत्व कहलाती है। वैद्युत आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है, आयतन घनत्व कहलाता है। अर्थात बच्चों वैद्युत आवेश का आयतन घनत्व
वैद्युत आवेश का आयतन घनत्व जो रो इज इक्वल टू हुआ वो हमारा Q अपॉन V, कूलम पर मीटर क्यूब हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने समझा है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है और गॉस की प्रमेय के लिए हम डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं और गॉस की प्रमेय की सहायता से कैसे कूलाम के नियम का उत्पत्ति कर सकते हैं, कूलाम के नियम का प्रूफ दे सकते हैं। और बच्चों साथ में वैद्युत आवेश को कैसे हमने रेखा में और पृष्ठ में और आयतन में वितरित करके रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व को समझा। बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज आज तो भाई टाइम आपका हो गया है, काफी समय से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये हम देख रहे हैं कि अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग की। तो बच्चों निरंतर आप रात 9 बजे जुड़े रहें आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से। आपको इस चैनल में रेगुलर वीडियोज मिलती रहेंगी और रेगुलर आप इसी तरीके रात 9 बजे अपनी नई क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और अगर किसी अब आपको इस चैनल से जुड़ना है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों, क्योंकि शेयर करेंगे तो किसी और को भी ये वीडियोस देखने के लिए मिलेगी और उसका भी फायदा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।